हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर मैं आपसे वन लाइन में पूछूं कि लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आप सिंपली कहोगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कोई कमेंट नहीं किया। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही बताता है कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल है और कौन सा प्रोसेस नॉन फिजिबल है। तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करती हूँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं होता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी प्रोसेस अचानक से हो जाए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है एनी प्रोसेस विच हैज़ टेंडेंसी टू अकर बाय इटसेल्फ बाय प्रॉपर इनिशिएशन एंड अंडर गिवन कंडीशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जो खुद होना चाहता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो खुद होना चाहे या जो प्रॉपर इनिशिएशन मतलब जो हल्के से पुश से हो जाए किसी भी अंडर गिवन कंडीशन पे। कहने का मतलब है, मान लो अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करती हूँ कौन से प्रोसेस की, जो प्रोसेस खुद से हो रहा है। मैंने क्या किया कि सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर में वाटर लूँ, ठीक है, और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड ऑन कर दिया, तो क्या आपको इसे डिसॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ये खुद से डिसॉल्व हो जाता है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? उसी तरीके से अ बॉल रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइन, ये जो आपको इंक्लाइन दिख रहा है, अगर मैं इस पोजीशन पे बॉल रख दूं तो ये अपने आप ही आके रोल डाउन होना शुरू हो जाएगा। हमें इसमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। ये भी प्रोसेस क्या हो रहा है? खुद से हो रहा है। क्लियर है? उसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस की जो मेल्टिंग होती है खुद से होती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। तो जितने भी प्रोसेस खुद से होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इतना क्लियर हो गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वाटरफॉल, जो झरने का पानी होता है, ऊपर से नीचे जो पानी गिरता है वो खुद से गिरता है ना, उसमें किसी तरीके की एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो मतलब ऐसा प्रोसेस जो खुद से हो रहा हो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो पहली कंडीशन तो मैंने जस्टिफाई कर दी। दूसरा आपका आता है बाय प्रॉपर इनिशिएशन। तो अगर मैं बात कर रही हूँ बाय प्रॉपर इनिशिएशन की, प्रॉपर इनिशिएशन का क्या मतलब होता है? जिसको हल्के से पुश की ज़रूरत पड़े। जैसे आपने नोटिस किया हो, कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी चलते चलते खुद रुक जाती है, ठीक है, तो जनरली लोग करते क्या, उसे पीछे से धक्का देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको जहाँ तक जाना है वो इंसान वहाँ तक धक्का दे रहा है, उसे हल्का सा पुश किया जाता है ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो मतलब उसे हल्की सी इनिशिएशन की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो प्रोसेस अपने आप हो जाता है। तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखी हैं। 2H2 प्लस O2 क्या दे देगा? 2H2O, दैट इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक इनिशिएशन की ज़रूरत है, और इसमें ये इनिशिएशन का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क। अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रही हूँ तो हमें H2O तो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लेकिन उसके लिए हमें हल्का सा इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा ताकि रिएक्शन शुरू हो सके। उसके बाद ये ओवरऑल रिएक्शन खुद से हो जाएगी। ठीक है? दूसरा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशियली इसे इग्नाइट करना पड़ेगा। इनिशियली अगर आप इसे इग्निशन प्रोवाइड कर दोगे तो कार्बन प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CO2। क्लियर है? उसी तरीके से जब मैं बात करती हूँ CaCO3 की, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमें इनिशियली हीट करना पड़ेगा, तो वो हमें क्या दे देगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। मतलब जिसको थोड़े से पुश की जरूरत पड़े उसके बाद वो प्रोसेस खुद से हो जाए, तो वो भी हमारा कौन सा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? तो पहली कंडीशन होगी बाय इटसेल्फ,
दूसरा हो गया बाय प्रॉपर इनिशिएशन। अब आता है अंडर गिवन कंडीशन। एक चीज़ का ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस नहीं है जो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर और किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर हो जाए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात कर रही हूँ मेल्टिंग ऑफ आइस की, आइस की जो मेल्टिंग होगी वो 2 डिग्री सेल्सियस पर होती है, -10 डिग्री सेल्सियस पे नहीं। समझ में आया? तो अगर आपके पास अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन है, मतलब अगर आपके पास एक सर्टेन टेम्परेचर है, सर्टेन प्रेशर है और सर्टेन कंसंट्रेशन है, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? किसी भी गिवन टेम्परेचर या गिवन प्रेशर या गिवन कंसंट्रेशन पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हो सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड थी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर आने से पहले मैंने आपसे कहा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जो खुद से हो जाए, जो प्रॉपर इनिशिएशन से हो जाए या अंडर ए गिवन कंडीशन पर हो जाए। कहने का मतलब है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इरिवर्सिबल होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करते, मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, उसकी जो एक्चुअल स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो से लेके एक्सट्रीमली फास्ट तक वैरी कर सकती है। अब आप पूछोगे एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो जो आयरन की जो रस्टिंग होती है ना वो भी खुद से होती है, उसमें आपकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मेरी किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो खुद से होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो है लेकिन वो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ एक्सट्रीमली फास्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन एल्कली। जब एसिड एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। तो ये प्रोसेस, ये जो रिएक्शन है ये भी खुद से होती है, लेकिन ये कैसी है? ये एक्सट्रीमली फास्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्लियर हो गया? तो अब अगर मैं बात कर रही हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो वो प्रोसेस विच हैज़ नो टेंडेंसी टू अकर ऑन इट्स ओन इवन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जो ना खुद से हो सकता है, जो ना थोड़े बहुत पुश से हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो फिर क्वेश्चन पुट अप होता है कि क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो ही नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी हो सकता है जब कंटिन्यूसली एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई की जाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी हो सकता है जब कंटिन्यूसली एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई की जाएगी, और ये चीज़ मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, दैट इज हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। एज वी ऑल नो कि जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करती है, ठीक है? लेकिन क्या जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे फ्लो कर सकती है? कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाइड है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपके घर में रेफ्रिजरेटर होंगे और उस रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोग क्या रखते हैं? आइसक्रीम। समर का टाइम है इसलिए बात कर रही हूँ, ठंडियों में आइसक्रीम भी कुछ लोग खाते हैं, बट आप लोग मत खाना, ठीक है? रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या रखते हैं? आइसक्रीम रखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज़र है आपका, उसके अंदर की जो हीट है वो निकाल के बाहर दी जाती है, ठीक है? जितने भी अंदर की हीट है उसे रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल देता है। मतलब रेफ्रिजरेटर की जो अंदर की जो हीट होती है, जो उसका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। क्लियर हुआ? मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, और बाहर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या हो गई? हाई हो गई। सो क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि जब रेफ्रिजरेटर का जो अंदर का जो टेम्परेचर है जो ऑलरेडी कम है, तो फिर वो बाहर कैसे हीट फ्लो कर रहा है? क्वेश्चन ये पुटअप होता है। तो उसे हीट मिलती है जो ये रेफ्रिजरेटर जब प्लग आप लोग ऑन करते हो,
जब प्लग आप लोग ऑन करते हो तो उसे कंटिन्यूसली कौन सी एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, उसे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो जो उसे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो किसका रोल प्ले कर रही है? एक्सटर्नल एनर्जी का। और इसी वजह से जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे फ्लो कर सकती है, एंड दिस इज द कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन ये है कि बाहर से उसे हमेशा एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल है, वाटर कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर हाइट टू अपर हाइट। जैसे हमें पता है, जैसे मैंने आपसे वाटरफॉल और झरने की बात करी थी कि जो वाटर फ्लो होता है वो अपर हाइट से लोअर हाइट पर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वही पानी लोअर हाइट से अपर हाइट पर लेके जाना है तो क्या वो खुद से जाएगा? नहीं। तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उसका रोल प्ले करता है कौन? वाटर पंप, जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइंस कहते हैं डीसी मोटर। घर में जो आपके वाटर टैंक होते हैं, जिससे किचन, वॉशरूम और पानी सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल होता है, उस वाटर टैंक से ही तो होता है। तो जो वाटर टैंक होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? टेरेस पर होते हैं। क्लियर है? और हम लोग पानी, जब हम लोग को पानी नीचे से ऊपर चढ़ाना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वाटर पंप यूज़ करते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में टुल्लू बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है? तो विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप, दैट इज डीसी मोटर, जो पानी लोअर हाइट पर होता है हम उसे कहाँ लेके जाते हैं? अपर हाइट पे। सो क्लास, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑल्दो आज का जो टॉपिक था वो पूरा थ्योरेटिकल था, बट फ्रॉम द जेई एंड नीट बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जेई और नीट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको आज के लेक्चर से कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।